जजमेंट इंडिया में बाइंडिंग होगा, दैट इज द पॉइंट विच वी हैव टू सी दैट नो। जैसे कई सारी बातें होती हैं, कुछ बिजनेस से रिलेटेड मैटर होता है, या कोई यूं कह लो कि कोई फैमिली रिलेटेड मैटर होते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर पे तो वो जजमेंट नहीं दे पाएगी, क्योंकि जमीन जहां है वहीं पे केस चलती है, ठीक है ना। लेकिन अगर बिजनेस रिलेटेड मैटर होगा, ऑफिस रिलेटेड मैटर होगा, या फिर फैमिली का मैटर होगा, और पार्टी जो है वो फॉरेन में ही रह रही है, सेटल्ड है, तो वो सूट अपने हक के लिए कहाँ फाइल करेगी? फॉरेन कोर्ट में फाइल करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हुआ, बच्चे के, वो लोग अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो वो सूट फाइल कहाँ करेंगे? वहीं तो फाइल करेंगे, अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहीं तो सूट फाइल करेंगे। तो जब वो वहाँ पे सूट फाइल कर देते हैं और वहाँ की कोर्ट में मान लो कस्टडी फादर के फेवर में देगी, ठीक है, कस्टडी फादर के फेवर में देगी, ठीक है, वहाँ पे मंजूर होता है। अब वो फादर बच्चे को वहाँ नौकरी छोड़ करके यहाँ पे अब वो मदर भी आगे दिया है। अब मदर तो इसलिए भाई इंडिया में तो लेडीज को बहुत सुना जाता है, यहाँ के कोर्ट में उसने केस फाइल करती है कस्टडी, और वो दिल्ली के कोर्ट में कस्टडी का सूट फाइल करती, जब कस्टडी का सूट अमेरिका में हार चुकी है। तो क्या उसकी सूट इंडिया में मेंटेनेबल होगी? क्या उस डिग्री की वैल्यू होगी जो डिग्री पास हुई है कहाँ पे? अमेरिका में। दैट इज सच ए थिंग अलग है, क्योंकि वो प्रोविजन तभी लगेगा जब वो कोर्ट, अमेरिका के कोर्ट फॉरेन कोर्ट के लगेगा। दिस इज द वेरी रेलिवेंट थिंग। और फॉरेन जजमेंट्स वगैरह, जो फॉरेन कोर्ट अगर जजमेंट पास करे तो हम उसको फॉरेन जजमेंट कहते हैं। और अब गवर्नमेंट लीडर्स भी अपने आप में एक बहुत रेलिवेंट चीज होती है। सरकार की तरफ से जो अपॉइंटेड एडवोकेट होंगे उनके केस को देखने के लिए, तो हम दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट लीडर। एंड जैसे क्या होता है ना कि अगर क्रिमिनल केस होती है तो हर केस में गवर्नमेंट लीडर की जरूरत पड़ती है। हम वहाँ पे उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, क्योंकि क्रिमिनल केस किसके साथ होती है? हमेशा स्टेट के साथ होती है। क्रिमिनल केस दो पार्टीज के बीच, दो इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं होगा नॉर्मली। कंप्लेंट केस को छोड़ दो तो जो भी केसेस होंगे क्रिमिनल केस, वो किसके साथ होगा? स्टेट के साथ होगा। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोसिक्यूटर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। बट समटाइम्स सिविल केस भी गवर्नमेंट के साथ हो सकती है, तो वहां पे जो होंगे वो गवर्नमेंट के लीडर्स होंगे। हाई कोर्ट हम कहेंगे, हाई कोर्ट दैट वाज नॉर्मली सभी जगह का हाई कोर्ट यहाँ पे स्पेसिफाइड है, एक लिमिटेड डेफिनेशन हाई कोर्ट का। अगर सिंपली कहा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए जो है कैलकाटा का हाई कोर्ट इज द हाई कोर्ट। और इंडिया दैट वाज डेफिनेशन चेंज है थोड़ा, इसमें अमेंडेड वाला नहीं पोर्शन लाया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है यहाँ। जज मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये सब कर दिया हमने। जजमेंट्स मीन्स, अब जजमेंट थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए व्हाट इज कॉल्ड टू द जजमेंट। देखिए तीन चीजें बड़ी रेलिवेंट होती हैं, सही है। द थ्री थिंग्स आर रेलिवेंट वी गॉट देयर। एक होता है नॉर्मली ऑर्डर, डिक्री, and that's called the judgment. These three things are there. How these things are different with each other? ये तीनों चीजें अपने आप में अलग कैसे हैं, और कभी कभी इसके डिफरेंस भी पूछे जाते हैं। आई मस्ट लेट यू नो अबाउट द मैटर कंसर्न विद द जजमेंट। पहले आपको मैं जजमेंट समझाता हूँ क्या है, बिकॉज जजमेंट राइटिंग इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी गॉट देयर। देखें, यहाँ हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड हियर ऑर्डर, डिक्री एंड जजमेंट। एवरी टाइम जब भी होगा ऑर्डर के साथ जजमेंट भी होगी, और अगर डिक्री है तो डिक्री के साथ भी जजमेंट होगा। जजमेंट का मतलब किस क्या कहेंगे हम? देखो, इट इज सिंपली सेड हियर दैट अगर हम जजमेंट कहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें होता है कि अगर हम कहते हैं जजमेंट, तो जजमेंट का मतलब एक स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन देंगे? गिवन बाय जज,
जज देंगे स्टेटमेंट। क्या देंगे स्टेटमेंट में? कि उनकी जो डिग्री है वो ऐसी क्यों है, उनके जो ऑर्डर्स हैं वो ऐसे ऑर्डर्स क्यों हैं। मीन्स दे आर स्पेसिफाइंग द रीजन, द जज इज स्पेसिफाइंग द रीजन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड जजमेंट। मतलब आप जब किसी भी डिग्री को या जजमेंट को पढ़ोगे तो उसमें कहीं कहीं लिखा रहेगा आई एम ऑफ द व्यू दैट दिस एंड दिस थिंग हैपेंड टू हियर एंड दैट्स व्हाई आई कम टू द कंक्लूजन सो एंड सो। वो उस तरह के रीजंस अपनी बातों को लिखते हैं। मतलब देखो एक नॉर्मल सी अगर मैं बात बताता हूं, अगर एक सिचुएशन मैं समझाता हूं, पहले इस पे ध्यान दो आप। देखो एक राजा इंसाफ करता है, सही है, एक राजा इंसाफ करता है और एक जज इंसाफ करता है। दो, राजा के इंसाफ और जज के इंसाफ ये आपके पास अधिकार है। आप कानून के बियॉन्ड चले जाओ, ये आपके पास अधिकार है। ये अधिकार हाईकोर्ट के जज के पास होता है अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में। मैं सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, तो ये हाईकोर्ट के जज के पास होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के पास जो है, मैजिस्ट्रेट के पास वो जो इनहेरेंट पावर है 482 की जो इनहेरेंट पावर है, और अगर बीएनएसएस में देखोगे तो 528 सेक्शन है, सजा दे रहे हैं, इसको पनिशमेंट दे रहे हैं। इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंसीडर नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? इसके अपने भी स्टेटमेंट थे कि सर हमने तो गरीबों का भला किया, तो क्यों नहीं किया इन चीजों को कंसीडर? मतलब जज इन सभी बातों को बड़े आराम से ऑर्डर में लिखेंगे, पूरे लिखनी है, पूरी बातें लिखनी है ऑर्डर में, कि कौन गवाहियां हुई, उस गवाही ने गवाह क्या दिया, गवाही क्या दी, उसके डिफेंस की तरफ से क्या गवाही, कितने गवाह थे, हर एक गवाह DW1, DW2, DW3 का क्या स्टेटमेंट्स रहा, PW1, PW2, PW3 का स्टेटमेंट्स क्या रहा, उन स्टेटमेंट्स के ऊपर इनका अपना क्या, इनका क्या व्यूज है वो लिखेंगे। लास्ट में आएंगे अब ऑर्डर के ऊपर कि ऑर्डर में वो क्या लिख रहे हैं उस चीज को, दैट्स इज कमिंग ऑन दैट, और दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड द जजमेंट। उनकी अपनी बातों को और वो स्ट्रांगली रखेंगे कि भाई इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी ही केस आई थी, उन्होंने ऐसा किया था, हाई कोर्ट में उस समय ऐसी ही केस आई थी, हाई कोर्ट ने भी ऐसा किया था, दैट इज व्हाई आई एम ऑन द व्यू दैट सच एंड सच थिंग्स मे बी हैपेंड, दैट तो वो चीज लिखेंगे। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, दैट थिंग इज कॉल्ड हियर, दैट थिंग इज कॉल्ड जजमेंट। सही है, मतलब कोर्ट का अगर कोई जजमेंट होता है, कोई अगर ऑर्डर होता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो एक पेज में लिख के चीज को खत्म कर दे, 2 लाइन में चीज को लेके खत्म कर दे, बिकॉज कल को वो ऑर्डर या वो डिक्री अपील में भी जाना है। अपील में हाईकोर्ट में जो जज बैठे हैं वो कुछ और नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले वही पढ़ेंगे
कि जज साहब ने जो जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने ऐसा फैसला क्यों दिया है ट्रायल कोर्ट ने, और उसी से वो एक पॉइंट पे पहुंचेंगे, वहां देखेंगे कि इसमें क्या गलती है और क्या सही है, वही चीजों को वो देखेंगे। सो दिस इज द पॉइंट। जो जितनी भी बातें हैं, चाहे वो सिविल का हो चाहे वो क्रिमिनल का हो, एवरीथिंग हम कहेंगे वो चीज क्या है, वो चीज जो है वो जजमेंट है। सही है। सो अब सुनिए, ऑर्डर क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन किसका है, फॉर्मल एक्सप्रेशन किसका है, कोर्ट के डिसीजन का है, एडजुडिकेशन का नहीं है। दैट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट की तो हर डेट पे डिसीजन होगी कुछ ना कुछ, इवन आज की एडजॉर्नमेंट चाहिए तो एडजॉर्नमेंट भी एक डिसीजन है, तो वो भी कोर्ट का क्या हो गया, वो ऑर्डर हो गया। नहीं, तो ऑर्डर इज द फॉर्मल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। लेकिन अगर हम कहते हैं डिक्री, डिक्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन कहते हैं पूरी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को कहते हैं, पूरी प्रोसीडिंग जो कोर्ट की होगी हम उसको क्या कहेंगे, एडजुडिकेशन कहेंगे। और एडजुडिकेशन के अंत में जो बातें निकल के आती है हम उसको कहेंगे क्या है, वो डिक्री है। और सारी बातों को नहीं, फिर हम क्या कहेंगे, विद सो फार एज कोर्ट एक्सप्रेसिंग, विद सो फार एज कोर्ट एक्सप्रेसिंग। कोर्ट तो 10 पेज एक्सप्रेस कर रही है, लेकिन जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है, मतलब जिसके बाद कोई डाउट्स नहीं रह गया। ऐसा नहीं है कि आज डिक्री का कोर्ट ने दे दिया, कल को एक पार्टी उठ के आ गई कि सर इसमें तो ये बातें छूट गई, उसमें तो वो बातें छूट गई। अब जज बोलेंगे कोई छूट गई जाओ, मेरा चीज यहीं पे खत्म हो गई, अब हम इसमें वो केस ही नहीं होगा फिर। तो इट्स द विच सो फार एज कोर्ट एक्सप्रेसिंग कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी टू सूट। लेकिन ऐसा डिटर्मिनेशन कोर्ट ने क्यों किया है, ये भी बात वहीं पे रहेगा, और उस चीज को हम क्या कह देंगे, दैट थिंग इज कॉल्ड हियर, दैट थिंग इज कॉल्ड जजमेंट, दिस थिंग इज कॉल्ड जजमेंट। सही है। द सेम थिंग हैपेंड विद द ऑर्डर। द ऑर्डर दो इट्स नॉट डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज कॉन्क्लूसिवली, प्रॉपर है, नहीं डिटरमाइन करेगा, लेकिन हाँ वो फॉर्मल एक्सप्रेशन जरूर होता है डिसीजन का, और उसके भी रीजंस होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट कहती है चलो आज के लिए एडजॉर्नमेंट, तो एडजॉर्नमेंट कोर्ट बोलेगी तो ऐसा नहीं बोलेगी भाई मेरा मूड है एडजॉर्नमेंट का, एडजॉर्नमेंट कर देते हैं। तो कोर्ट को लिखना पड़ेगा अपने ऑर्डर में, लर्नेड काउंसिल सीक्स द एडजॉर्नमेंट as the learned counsel is not well. The proxy counsel appears on behalf of the learned counsel, main counsel, and opposite counsel is not opposing the matter, and that's why of course the adjournment allowed. List the matter on so and so date. Adjournment to diya, but what they have done that they have written the reason for the adjournments, that adjournments के reasons को लिखा. Even this thing is also called that what? This thing is called the adjournment. So whenever the point comes about the judgment is just the reasons for the decision of the court or reasons for the decree or order as given by the court. So this is called here judgment that सही आता है। तो सिम तो ऑर्डर के साथ भी जजमेंट्स होते हैं और डिक्री के साथ भी जजमेंट्स होती है। सो यू नीड टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग, दिस वन द जजमेंट क्या सही है। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो एक क्वेश्चन बड़ा पेपर में फेमस होता है कि आप डिफाइन करो, क्या डिफाइन करो, डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट, और इनको डिफरेंशिएट भी करो। डिफरेंशिएट करने को भी आता है क्योंकि ये सारे एक ही पेज में होते हैं। ऑर्डर डिक्री एक ही पेज में होता है, ऑर्डर जजमेंट एक ही पेज में होती है, सही है। तो ये सब चीजें आपको देखना है इसमें। चलिए जजमेंट डेटर का देखिएगा। अब देखिए केस में दो पार्टीज हैं, अगर एक पार्टी डिक्री होल्डर होगी तो दूसरी पार्टी क्या होगी, ऑब्वियसली वो क्या होगी, वो जजमेंट डेटर कहलाएंगे। अगर मैं लेमैन के लैंग्वेज में कहूं कि जजमेंट डेटर क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सा बात है, जिसके अगेंस्ट में कोर्ट की जजमेंट जाती है हम उसको सिंपली क्या कह देते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड दैट जजमेंट डेटर। जिसके अगेंस्ट कोर्ट की जजमेंट हुई हम उसको सिंपली कह दिए दैट पर्सन इज कॉल्ड द जजमेंट डेटर। तो ग्रोइंग क्रॉप्स को स्पेसिफाई कर दिया गया कि अगर जमीन में भी लगी हुई है देन इट्स कॉल्ड दैट मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये चीजें जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। ऑर्डर्स हमने पढ़े हैं,
प्लीडर्स जो है, हालांकि अब ये डेफिनेशन एक तरह से रिडंडेंट सा डेफिनेशन है, क्योंकि सीआरपीसी में भी प्लीडर हुआ करता था और सीआरपीसी से प्लीडर का डेफिनेशन जो है वो रिमूव हो चुका है। और सिंपल है, वो पर्सन जो कोर्ट में अपीयर होने के लिए इंटाइटल्ड है, एंड इसमें एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी, इन सभी को यहाँ पे कोर्ट में, अगर किसी कोर्ट में अपीयर होने के हम इंटाइटल्ड होते हैं, देन उस कोर्ट के प्लीडर कहलाते हैं। ये द पॉइंट इज वेरी सिंपल। एक पर्सन अगर लॉ पास करता है, देन ही इज द लॉयर, बट इफ ही डिसाइड्स टू गेट फॉर द प्रैक्टिस, वो सोचता है कि नहीं, अब पास तो कर गया लॉ का एग्जामिनेशन, दुकान पे तो नहीं बैठना है अपने, हमें कोर्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो उसको बार में इनरोलमेंट करवानी पड़ेगी। और बार में इनरोलमेंट करवाने के बाद वो क्या कहलाएगा? एडवोकेट कहलाएगा। नाउ दैट लॉयर बिकम्स द एडवोकेट। आफ्टर बिकमिंग एडवोकेट, अब वो किसी पर्टिकुलर कोर्ट के बार को सिलेक्ट करता है, किसी पर्टिकुलर कोर्ट को सिलेक्ट करता है अपने प्रैक्टिस प्लेस के लिए, तो वो उस कोर्ट का जो है प्लीडर कहलाता है। सो दिस इज द स्टेयर्स दैट व्हाट कॉल्ड दैट, फर्स्ट हमने यहाँ पे लॉयर, देन एडवोकेट्स, देन इट बिकम्स द प्लीडर फॉर एनी पर्टिकुलर कोर्ट, या किसी हाई कोर्ट के लिए। इन सभी चीज़ को हम कह दिए ये क्या यहाँ पर प्लीडर हैं। वैसे कुछ खास रेलिवेंस नहीं है इस डेफिनेशन का, प्लीडर होना या एडवोकेट होना। आज के डेट में एडवोकेट एक्ट्स में सभी एडवोकेट्स को किसी भी कोर्ट में अपीयर होने की छूट है। दिल्ली के किसी कोर्ट में इनरोल्ड है तो क्या हुआ, यहाँ के बार में इनरोल्ड है तो क्या हुआ, एक पर्सन पटना में कहीं भी अपीयर हो सकता है, किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है। दैट्स कंप्लीट प्रिविलेज वी गॉट देयर। प्रिस्क्राइब्ड means that the prescribed by rules. Whenever the word written it's the prescribed, then we need to understand there must be certain rules behind it, and for the reference we have to go for that rules that पब्लिक ऑफिसर के लिए हमने एक अलग से चैप्टर डेडिकेट कर रखा है अपने बुक्स में, तो हम उस बुक में पब्लिक ऑफिसर के डेफिनेशन को देखेंगे। कुछ चीज़ों पर हमने चैप्टर अलग से डेडिकेट करके रखा हुआ है, जैसे डिक्री हो गया, ऑर्डर हो गया, मीन प्रॉफिट हो गया, इन सभी के ऊपर। नाउ रूल्स की बात करें तो फर्स्ट शेड्यूल में रूल्स स्पेसिफाइड है ऑर्डर के साथ, एंड शेयर्स इन द कॉर्पोरेशंस, स्टॉक, डिवेंचर किसी कंपनीज की, डीम्ड इनटू स्टॉक, डिवेंचर, डिवेंचर्स, बॉन्ड, एवरीथिंग, एंड इन सब डेफिनेशन खास रेलिवेंट नहीं। चलिए एंड अब यहां देखिएगा नॉर्मल पॉइंट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। कंपेयर करके आपको बताता चल रहा हूं। अगर मैं सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात करता हूं, यहाँ पर आपको सबसे पहले याद होगा कि आपने जब सीआरपीसी पढ़ा होगा, बीएनएसएस पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आपने देखा था। और स्टार्टिंग लेवल की जो कोर्ट होती है वो कौन सी होती है? मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है नहीं। उसके बाद कौन सी कोर्ट होती है? कोर्ट ऑफ सेशन होती है। और उसके बाद कौन सी कोर्ट होती है? हाई कोर्ट होती है। उसके बाद हाई कोर्ट होती है। मतलब कि जो बीएनएसएस या सीआरपीसी जिस कोर्ट को चलाती है वो इन्हीं लेवल की कोर्ट होती है। द फर्स्ट इज दैट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट, फिर उसके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन, और फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट की भी अपनी हायरार्की होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो फिर हमारा आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट, और फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट। दिस इज द पॉइंट। फर्स्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जैसे होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये हुआ। और फिर उसके बाद सबसे ऊपर वाले जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए वो कौन होंगे? दैट्स कॉल्ड हियर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को हेल्प करने के लिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये सभी होते हैं। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग दैट। ठीक उसी तर्ज पे अब सिविल में भी मैटर है। अब हमको सिविल में भी देखता हूँ। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अकॉर्डिंगली सिविल क्रिमिनल दोनों मैटर को देखती है। और सुप्रीम कोर्ट फिर जो है
वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलती हैं। कोर्ट ऑफ सेशन की अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन सिविल केस भी देखती है, लेकिन उस वक्त उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। तो सेशन जज की जो हायरकी होती है उनको कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ऐसे कहते हैं हम उनको। मतलब अगर सिविल कोर्ट है, वो सिविल केस के लिए हम उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और क्रिमिनल केस के लिए हम उनको कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट एक ही होती है, इट्स नॉट द सेपरेटेड दैट यू नो, नॉट द सेपरेटेड, कोर्ट एक ही होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है किसी कोर्ट को कंप्लीटली क्रिमिनल मैटर के लिए रखा जाता है, दैट्स कॉल्ड द कोर्ट ऑफ सेशन। कभी किसी कोर्ट को सिविल मैटर के लिए रखा जाता है, इसको हम कहते हैं दैट वाज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस जो कोर्ट फिक्स होती है उनके पास सिविल केस भी रहते हैं और सेशन क्रिमिनल केसेस भी होती है, तो उनको हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के नाम से ऐसे बुलाते हैं। और उनके कॉज लिस्ट भी देखोगे, एक सिविल केस का भी होता है और क्रिमिनल केसेस का भी होता है। अब हाई कोर्ट में चले जाओ, क्या हाई कोर्ट में एक ही जज के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स होते हैं? होए तो कोई आपत्ति नहीं है, कानून को कोई आपत्ति नहीं है, ये तो हाई कोर्ट की अपनी मैनेजमेंट है जिसमें वो अलग अलग करके चलते हैं, जैसे कई ऐसे हाई कोर्ट होते हैं जहाँ पे दोनों साथ चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम यूट्यूब पे पटना हाई कोर्ट की वीडियो देखते हैं, पटना हाई कोर्ट की वीडियो, उसमें कोई एक जज होते हैं, कभी देखते हैं वो सिविल केस देख रहे हैं, कभी देख रहे हैं उनका क्रिमिनल केस का वीडियो चल रहा है, वो वायरल हो रहा है। तो दैट इज द सिचुएशन। मतलब इससे देखते हुए वहां लगता है कि वहां पर जो कोर्ट्स हैं, एक ही कोर्ट में सिविल भी चलती है और क्रिमिनल मैटर भी चलते हैं। बट दिल्ली हैज गॉट द डिफरेंट थिंग, नो। दिल्ली हाई कोर्ट में आप देखोगे सिविल कोर्ट की सिविल वाली बिल्डिंग अलग है और क्रिमिनल वाली बिल्डिंग अलग है, बिल्डिंग्स अलग अलग बटे हुए हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ से क्रिमिनल वाली बिल्डिंग है, ताकि सिंपली क्रिमिनल केसेस वहां पे होती है। सो आइए सिविल के कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। सिविल की कंस्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहली बात होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट होती है? हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती है, ठीक है। दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट, मतलब ये इक्विवेलेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशन, ऐसे हुआ। अब उसके बाद समझ लो आप सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। और अब यहाँ पे देखो, इसके नीचे भी होती है कोर्ट, जिसको हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे, इसको हम कहते हैं स्मॉल कॉज कोर्ट, दैट वाज स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, इसको हम कहेंगे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, दिस वन। एंड हम इसको कहें कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, और ये सबऑर्डिनेट किसकी होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के। अब सिचुएशन समझिए, यहां भी कई बार होगा, अगर स्मॉल कोर्ट से अगर मान लो इस कोर्ट का फैसला है, अगर डिसीजन इस कोर्ट का है तो अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन है तो अपील हाई कोर्ट में लगती है। सो दिस इज द सिनेरियो वी गॉट, दैट यू नो, मींस इफ यू आर गेटिंग क्वालिफाइड फॉर द सिविल जज, then you may be first be appointed here in this the court of a small cause। यहाँ पे पहली पोस्टिंग यहाँ मिलती है, जहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी की केस की बात करें तो 10 लाख तक के वैल्यू की केस जो है वो इनके पास आती है। जैसे कि पैसे की रिकवरी का मैटर है तो ये पहले कोर्ट ऑफ ए स्मॉल कॉज में आएगा, मान लो लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, इस तरह का केसेज है तो पहले कहाँ जाएगा? मतलब एवरीथिंग इज डिसाइडेड ऑफ द पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। पहले क्या देखते हैं? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन देखते हैं। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब होता है अगर कॉज ऑफ एक्शन इस जगह का है, इस लक्ष्मी नगर का है, तो यहाँ का कोर्ट पड़ेगा करकरडुमा। अब आपको करकरडुमा में आप जाएंगे तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है और कोर्ट ऑफ ए स्मॉल कॉज भी है, दोनों है। देन वी हैव टू सी दैट विच कोर्ट हैज गॉट द जुरिसडिक्शन। इसके ऊपर आते हैं, अब आते हैं पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शंस के ऊपर। पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का मतलब टेरिटोरियल पास करने के बाद टेरिटोरियल में आई क्या, हमें पटियाला हाउस भी जाना है, हमें कहाँ जाना है? करकरडुमा जाना है। अब करकरडुमा के किस लेवल के कोर्ट में जाएंगे हम? कोर्ट ऑफ ए स्मॉल कॉज में जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे? हम इसके लिए पहले आपसे पूछेंगे कि कितने वैल्यू की सूट है आपकी, कितने अमाउंट, कितनी वैल्यू की सूट है। वो कहेंगे वैल्यू के लिए क्या बोले, हम तो प्रॉपर्टी का केस है, फ्लैट है, तो फ्लैट की कितनी वैल्यू है? तो आप बोलोगे 5 लाख की वैल्यू है, तो कोर्ट ऑफ ए स्मॉल कॉज में। या पैसे की रिकवरी का मैटर है तो कितने अमाउंट का है? तो 2 लाख रुपए का है, तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज में।
बट वही अमाउंट अगर 10 लाख प्लस हो जाता है तो वो केस किसके पास जाता है? अब डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अब वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। सो इट इज गोइंग टू द डिस्ट्रिक्ट जज। अब फिर अगर वही अमाउंट अगर मान लो कि 1 करोड़ प्लस का है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट जज भी नहीं उस केस को देखेंगे, तब हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उस केस का बन जाता है। डायरेक्टली द सूट इज गोइंग टू द हाई कोर्ट। बट आप देखोगे क्रिमिनल केस में ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल केस में डायरेक्टली हाई कोर्ट में केस कहीं भी नहीं जाता। जब भी केस जाएगा तो कहाँ जाएगा? पहले या तो सेशन में जाएगा या फिर मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा। और केस बहुत ही सीवियर नेचर का है तो कोर्ट ऑफ सेशन का है, अदरवाइज मैजिस्ट्रेट का है। कई बार पूरी ट्रायल मैजिस्ट्रेट के पास होती है, पनिशमेंट सेशन के में होता है, जैसे कि 467 वगैरह का केस। सो दिस द पॉइंट। बट यहाँ पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस, देयर आफ्टर वी हैव टू सी दैट पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, और उसके अकॉर्डिंग जो है केस का सिस्टम डिसाइड होता है। बट क्रिमिनल में पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन जैसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है। सही है? चलिए, नेक्स्ट इशू, सेविंग्स अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी नहीं करेंगे सेविंग। और एप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू कोड सेक्शन 4 है सेविंग्स में। एप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू कोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अब, क्योंकि कमर्शियल कोर्ट आ गया है तो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार कर दिया गया है। सो दिस प्रोविजन इज वेरी मच रिडंडेंट नाउ, ये आपको नहीं करना है। Pecuniary jurisdictions, I have already told you that section 6 called here pecuniary jurisdiction. So whenever you are filing the suit, we have to see the pecuniary jurisdiction as well. Pecuniary jurisdiction just refer to mean what? Monetary value, उसका पैसे का सोल के लेकर के। Now and means the all the courts have got its own monetary limit, मॉनिटरी सेलिंग की वो कितनी वैल्यू की सूट को देख सकती है, एक्सेप्ट द हाई कोर्ट। बट इवन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इवन द कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को कई जगह ना मुंसिफ कोर्ट भी कहते हैं। अगर आप कहीं जाओगे तो छोटी छोटी जगहों में ना उर्दू लैंग्वेज में उनको मुंसिफ कोर्ट कहेंगे, है ना, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिला न्यायालय कहेंगे। तो कभी मुंसिफ कोर्ट बोले तो समझ जाना कि भाई किस वक्त। तो मुंसिफ कोर्ट, जिला न्यायालय, देन उच्च न्यायालय, दिस वन उच्च न्यायालय। अच्छा, pecuniary jurisdictions, that was
Now, and that's why the provision has gone redundant. आते हैं अब सीधे पार्ट वन, सूट्स इन जनरल, और अकॉर्डिंगली पहले हम प्रोविजंस।
दिस वन। और एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 9 के साथ है। इट सेज अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी फर्स्ट और टू ऑफिस, दैट इज द सेकेंड, इज कंटेस्टेड इन द सूट ऑफ सिविल नेचर। आगे से नॉटविथस्टैंडिंग करके ब्रेक कीजिएगा। नॉटविथस्टैंडिंग दैट सच राइट में depend entirely on the decision of the person as to the religious rites or ceremonies. That was. So explanation 1, it's quite clear that suit in which the right to property or office contested is suit of a civil nature. So that's the point called here. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आता है कि सिविल नेचर का सूट कहते किसको हैं। विच ऑफ द सूट मे बी कॉल्ड एज अपोज द सूट ऑफ द सिविल नेचर। दिस इज स्पेसिफाइड बाय सेक्शन नंबर 9 एंड हियर इट सेज दैट वेयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू द राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एन ऑफिस, दीज टू थिंग्स आर कॉल्ड द सूट ऑफ ए सिविल नेचर। इन्हीं दोनों चीजों को हम कहेंगे कि सूट क्या है, सिविल नेचर का है। प्रॉपर्टी का है, ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के रिकवरी का मैटर हो, प्रॉपर्टी के इविक्शंस का मैटर हो, प्रॉपर्टी के पोजीशंस का मैटर हो, कुछ भी हो, दैट पर सभी को हमने क्या कहा, सिविल नेचर का सूट है। राइट टू ऑफिस, दैट वाज अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन, retrenchment, layoff, bonus, salary, everything, outstanding dues, whatever, all these things are called the suit of a civil nature। सही है, लेकिन इसमें एक बात और भी क्लियर कर दी गई है, अगर वो राइट्स अगर आप किसी रिलीजन्स के वजह से भी ऑरिजिनेट हो रही है कि भाई आप रिलीजन के हैं तो आपको ये राइट्स मिल रहा है, या कोई कस्टम्स की वजह से ऑरिजिनेट हो रही हो, तो भी वो सूट किस नेचर का कहलाएगी, वो सूट जो है वो सिविल नेचर का कहलाएगी। तो सिंपल यहाँ पे देखो, सिविल नेचर वर्ड ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ है, सिविल नेचर वर्ड जो है ऑरिजिनेट हुआ है हमारा सेक्शन में, यहाँ पे सूट ऑफ ए सिविल नेचर। कहा है कि सिविल नेचर का सूट है तो कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का राइट है, सिविल कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने का राइट है जब तक वो बार्ड ना हो, जब तक वो बार्ड ना हो। तो सूट दो ही नेचर की होती है, दैट वाज द सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर। सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर दोनों नेचर की सूट होती है। तो सिविल नेचर का उसमें कौन सा होगा, तो जहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है या फिर जहाँ ऑफिस से रिलेटेड मैटर है। नॉटविथस्टैंडिंग द राइट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम एनी व्हाटएवर द रिलीजन, सेरेमनी, राइट, इन सब से ऑरिजिनेट हुई है, तब भी हम उस चीज़ को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो सूट किसका रिलेटेड है, वो सिविल नेचर का सूट है। नहीं, और जो सिविल नेचर का नहीं है फिर वो किस नेचर का होगा, फिर वो क्रिमिनल नेचर का सूट हो जाएगा, फिर वो क्रिमिनल नेचर का। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं छोटा सा, क्योंकि इस बात को भी क्लियर करके चलना बहुत ज़रूरी है। और सी ए है, A है और this person is the B. This is the property that belongs to B. प्रॉपर्टी किसकी है, अब B कहीं बाहर था, ठीक है, A इस प्रॉपर्टी में इंटर किया, A इस प्रॉपर्टी में इंटर किया और रजिस्ट्री ऑफिस से पता भी किया कि इसका ऑनर कौन है। उसके अकॉर्डिंगली कहते हैं कि ए के नाम से पेपर डेवलप हो गया और ए ने फर्जी पेपर भी बना के तैयार कर दिया इसका, और रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का ऑनर ए दिख रहा है। बी आया, बी को पता चला कि भाई हमारी प्रॉपर्टी गई कहाँ, तो उसने कहा कि उसके नाम का तो गिफ्ट रजिस्टर्ड है ए के फेवर में और प्रॉपर्टी तो ए के नाम पे हो चुकी है।
नाउ ही इज वेरी टेंस दैट उसको अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। कौन सा सूट होगा ये, सिविल होगा या क्रिमिनल होगा? सिविल और क्रिमिनल दोनों कर सकते हैं। कौन सा केस बनेगा यहाँ पर? मैटर इज कनेक्टेड विद द प्रॉपर्टी। एनीबडी सिटिंग ऑन टू द ऑनलाइन जस्ट कैन प्लीज स्पेसिफाई विच काइंड ऑफ द डिस्प्यूट इट मे बी, विच काइंड ऑफ डिस्प्यूट इट मे बी, सिविल और क्रिमिनल बताएं। क्या लग रहा है, सिविल होगा या क्रिमिनल होगा? तो एक मन कर रहा है सिविल आंसर कर दूं, दूसरा मन कर रहा है क्रिमिनल आंसर कर दूं। सिविल होगा। इसमें आपको चीटिंग का भी इंग्रेडिएंट दिख रहा है 420। चीटिंग का इंग्रेडिएंट कहाँ आ रहा है? चीटिंग तो तब होगा जब अपोजिट पार्टी से हमारी कुछ बातें होती है, उसको हम रिसीव करते हैं, और ए और बी की तो कोई मुलाकात ही नहीं है। यहाँ पे मेरे कोई मुलाकात नहीं है। रिसीविंग तो चीटिंग का फर्स्ट स्टेज है रिसीव करना। रिसीव होने के लिए आप दोनों की मुलाकात होनी चाहिए, आपस में बातें होनी चाहिए, है ना? तभी तो हम उसको कन्विंस करेंगे कि हमारे लिए ऐसे ऐसे कर दो, तुम ये कर दो। और आपस में कोई बात ही नहीं तो चीटिंग नहीं बनेगा ना। बताइए जरा और क्या होगा? फॉर्जरी, फॉर्जरी भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्रिमिनल में जाओगे तो सेक्शन 467 मिल जाएगा, लाइफ इम्प्रिजमेंट है इसमें। 467 बनेगा, 10 साल तक की सजा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की है। क्योंकि प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी का फर्जी पेपर बनाना, आप नकली नोट छापिए, नकली स्टाम्प छापिए, आप प्रॉपर्टी का फर्जी पेपर बनाइए किसी का, तो आईपीसी का सेक्शन 467 लगता है और उसमें सजा है 10 साल तक की है और उम्र कैद भी है, दोनों तरह की है। ये तो बना। सिविल बन रहा है। अब कोई पर्सन वो जाके पुलिस में कंप्लेंट करे, देखो हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया, पुलिस वाले ने आपने रजिस्टर किया, ए को अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश किया, ट्रायल चली, चीजें साबित हो गई, तो ए को क्या होगा? सजा, 10 साल के जेल गया। सही है, इसमें 10 साल ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ऐसा करते हैं सब उम्र कैद है। जैसे नकली स्टैम्प बना लिया, पैसे छाप रहे हैं, जाली नोट छाप रहे हैं, तो उसमें होता है उम्र कैद। यहाँ 10 साल की जेल तो गया। तो क्या जो पेपर बना हुआ था रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड के नाम में प्रॉपर्टी निकली थी, क्या वो हटेगा? वो हटेगा? क्या ए बी, क्या प्रॉपर्टी उसको वापस मिलेगी बी को? वो तो होगा ही नहीं। क्रिमिनल कोर्ट तो सजा देने के लिए होती है, क्रिमिनल कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? दैट यू नीड टू गो टू द सिविल कोर्ट। मतलब यू मे रन दीज 2 पैरेलल सूट्स, चाहते हो आप सिविल भी चलाएंगे और क्रिमिनल। मतलब योर आंसर मस्ट नॉट बी लिमिटेड ओनली आइदर सिविल सूट और क्रिमिनल सूट। इट मे बी बोथ सिविल और क्रिमिनल, और इट मे बी नन, कुछ भी नहीं, ना तो सिविल ना तो क्रिमिनल, कुछ भी नहीं। ये भी हो सकता है कि सिर्फ टॉर्ट्स है, ना सिविल है ना क्रिमिनल है, सिर्फ टॉर्ट्स है, दैट्स ओनली लाइक दैट। सही है। तो दिस वन सिर्फ टॉर्ट्स ऐसे हो सकता है। ए ने
ए का इस मकान पे कोई गैर कानूनी कब्जा है, उसने बी को किराए पे दे दिया, कहा कि मैं मालिक हूँ, वो कहा ठीक है, और उसने किराए पे दे दिया। जो रीजनेबल रेंट रहता है वो रीजनेबल रेंट ही चार्ज किया। अब बाद में बी को पता चला, क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं, वो उससे क्रिमिनल बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई रॉन्गफुल लॉस ही नहीं है। रॉन्गफुल लॉस जब तक नहीं होता क्रिमिनल ही नहीं बनेगा, सिविल बनेगा नहीं उसके अगेंस्ट। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता, ना तो सिविल होता है ना ही क्रिमिनल होता है। दैट मे बी द थिंग रॉन्ग, इट वुड बी द थॉट्स हो सकता है। Anyhow, coming to that point here, where we got that. चलिए, तो एक सिविल केस हो सकती है और क्रिमिनल केस, तो क्या दोनों केस साथ चल सकती है? यस, दोनों केस से साथ चल सकती है। एक चेक बाउंसिंग का केस, एक पर्सन का 10 लाख का चेक बाउंस हो गया, उन्होंने चेक के जो ड्रॉर है उसके ऊपर केस फाइल किया 138 MI एक्ट का, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सेम टाइम क्रिमिनल कोर्ट में भी कर दिया तो फ्रॉड फॉर्जरी का, कि मेरे साथ 420 किया, चीटिंग किया था, मेरे से चेक ली थी, हमको चेक दिया और मेरा सामान भी लेके चला गया। सही है, चीटिंग का भी केस 425 कर दिया दूसरे कोर्ट में। क्या कर सकता है? दोनों मैटर अलग अलग है, ये भी कर सकता है। और सेम टाइम सिविल कोर्ट में भी कर दिया केस अपनी सामान की रिकवरी का, ये भी कर सकते हैं। सो ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूट, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर सिविल भी कर सकता है और क्रिमिनल भी कर सकता है, और क्रिमिनल एक ही नहीं, दूसरा क्रिमिनल भी कर सकता है। सही है, एक में चीटिंग की सजा मिल रही है और दूसरे में चेक बाउंसिंग की सजा मिल रही है। There is the kind of circumstances। यहाँ पे डबल जॉबर्डी नहीं आता है, क्योंकि पनिशमेंट के जो शेप हैं, जो सिस्टम है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है यहाँ तक? तो अब यहाँ देखना है, ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और ऑफिस, तो सब अगर आपसे क्वेश्चन भी कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सिविल सूट कौन सी होती है में से, विच सूट इज द सिविल सूट। There is a very relevant question in the examination. Which suit is called the civil suit? So it is the, whether the suit related with the office, suit related with the property, suit related with the person, or none. What shall be the answer that you know? तो अब और A और B का ऑप्शन दिया, तो सिंपल ऑप्शन क्या होगा? प्रॉपर्टी वाला और प्रॉपर्टी वाला, पर्सन ऑफिस वाला, दो चीज। पर्सन वाला वो क्रिमिनल हो जाता है, सूट रिलेटेड विद द पर्सन दैट विल बी द क्रिमिनल। सही है, डाइवोर्स का केस सिविल होगा या क्रिमिनल होगा? डाइवोर्स का केस सिविल होगा या क्रिमिनल होगा? सजा क्रिमिनल की होगी। और इसका मतलब और भी कुछ एक्सपेक्टेशन सुनने का। और के बाद मैं कहाँ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहाँ घूम रहे हो? मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, whether the divorce case is a civil case or criminal case. You have to read analytical, अदरवाइज पढ़ने के बाद इसी में चढ़ जाओगे फिर। You need to generate such kind of question of your own. डिवोर्स का केस सिविल होगा या क्रिमिनल होगा? क्या लग रहा है? हाँ, सिविल होगा, सिविल होगा। और सबसे पहले पहचानने का तरीका है, डिवोर्स कौन से एक्ट में होता है? कौन सा एक्ट में होता है? एक्ट कौन सा है डिवोर्स का? हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं, सेक्शन 13, राइट, सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट में। जब भी कोई लॉ पढ़ोगे ना, तो लास्ट में एक सेक्शन होता है जिसमें बताता है कि प्रोसीजर कौन सा लगता है इसमें, वो हमेशा बताएगा, और वहाँ बताएगा कि सिविल प्रोसीजर लगेगा। सही है, सिविल प्रोसीजर।
क्रिमिनल में नहीं होता ना, सीआरपीसी में जो थोड़े हैं, उसके लिए लॉ स्पेशल है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हैं, नहीं 9 RCR हो गया, सिविल मैरिज डिवोर्स का, मैरिज का तो मैरिज कौन से एक्ट में होता है, हिंदू की मैरिज कौन से एक्ट में है, हिंदू मैरिज एक्ट में है, नाम है हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन मैरिज का कोई सेक्शन नहीं है कि ये करो तो मैरिज होगी, नहीं। हाँ वो है, बट दे हैव नॉट स्पोकन व्हाट द प्रोसीजर, कि लड़के की बारात आएगी, लड़की की बारात आएगी, ये सब चीजें स्पेसिफाइड नहीं। वो नाम का है हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन उसका काम कुछ और है, उसका काम है एक आदमी अपना डिवोर्स कराने का, है ना, क्योंकि मैरिज जो है पर्सनल लॉज हो जाते हैं, पर्सनल लॉज से पास हो जाते हैं, बट हिंदू के पर्सनल लॉ में डिवोर्स का मैटर नहीं है। दैट्स व्हाई हिंदू मैरिज एक्ट जो है डिवोर्स को स्पेसिफाई करने के लिए, डिवोर्स को ही करने के लिए बेसिकली बनाई गई। हाँ वो बताया गया है, बट बाकी और भी बहुत सारी जो होते हैं वो सब नहीं बताए गए, है ना। लेकिन अभी जो कोर्ट का जजमेंट आया था, अभी जो लास्ट मंथ का अप्रैल का जजमेंट है, उसमें सारे सेरेमनीज को स्पेसिफाई किया है कोर्ट ने, कि आपको वो कहा है कि शादी एक फंक्शन नहीं है, दैट इज द संस्कार, और उसमें वो सारे जो कस्टम्स है, रीति रिवाज है, वो सब अगर फॉलो होता है दैट इट वुड बी द मैरिज, और बिना मतलब ये मैरिज को रजिस्टर करवा लिया तो वो भी एक वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगा, है ना। कोर्ट मैरिज भी होती है तो पहले ये कस्टम्स फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, अब तो इसमें ये आ गया है ना, कोर्ट मैरिज भी ऐसे होता है कि पहले लोग आर्य समाज मंदिर वगैरह में शादी करते हैं, फिर जाके कोर्ट में जाते हैं, इस तरीके से। सेक्शन 9 हो गया, और फॉर द पर्पस दिस सेक्शन वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड टू द ऑफिस। और बैकग्राउंड समझिए सेक्शन 10 को पढ़ने से पहले, just to have a bit of the background there. Section number 10. अब देखिए हस्बैंड है और वाइफ है, सही है। अब दोनों की आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वाइफ ने जो कोर्ट में है, ऑब्वियस सी बात है, डिवोर्स फाइल कर दिया, डिवोर्स का केस वाइफ ने फाइल कर दिया, और डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी। हस्बैंड का क्या ड्यूटी है, अब उसको डिफेंड करे उस केस को, डिवोर्स देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। अब नहीं देना चाहता है तो उसको डिफेंड करे, और अगर उसकी बातें स्ट्रांग है तो वो केस क्या हो जाएगी, वो केस डिसमिस हो जाएगी। दैट वाज हस्बैंड क्या कर रहा है कि इस कोर्ट में वो अपना एक दूसरा केस फाइल कर रहा है इस कोर्ट में, सेक्शन 9 का, दैट्स कॉल्ड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ये वाला केस फाइल कर रहा है। समझ रहे हो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब दोनों की सेपरेशन है, और हस्बैंड कह रहा है कि कॉन्जुगल राइट्स को एस्टैब्लिश कर दो, मतलब दोनों के ग्राउंड्स वही हैं, बट डिमांड अपोजिट है दोनों का, प्रेयर दोनों का अपोजिट है। वाइफ सेज दैट डिवोर्स सही है, हस्बैंड कह रहा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। नाउ बीइंग ए जज, क्या आप दोनों केसेस को देखेंगे या किसी एक को देखेंगे? व्हाट डू यू थिंक? जज दोनों केसेस को देखेंगे या किसी एक केस को देखेंगे? दिस वन द पॉइंट विच वी हैव टू थिंक दैट। यू बोलिए, एनीबडी? आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल्सो। दोनों केस को देखना है या एक ही को देखेंगे?
होता है ना, कई सारे केसेस चलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि एक पार्टी का कहना है वकील साहब का, सर दोनों में मामला सेम ही है, मैटर सेम ही है, प्रेयर अलग अलग बात है, ये मैटर दोनों में सेम है, सही है। तो कोई एक ही केस चल सकता है, दोनों केसेस अभी नहीं चल सकते हैं साथ में। सेक्शन 10 इसके ऊपर कुछ कहता है, अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 10 के ऊपर। अब मैं इसी बैकग्राउंड के साथ सेक्शन 10 के ऊपर आ रहा हूँ और सेक्शन 10 को समझिए क्या कहता है। सेक्शन 10, लेट अस सी व्हाट्स कॉल्ड हियर। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 10 और 11, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ परसेंट की श्योरिटी दे सकते हैं कि अगर सीपीसी से क्वेश्चन आ रहा है तो 25% चांस आप ये रखो कि सेक्शन 10 और 11 से आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी बहुत बनती है, टेक्निकल बहुत है। और आई मस्ट सजेस्ट टू दैट आप इस सेक्शन को बिल्कुल हूबहू वैसे ही याद रखो जैसे हनुमान चालीसा लोग याद रखते हैं, जैसा लैंग्वेज इसका है बस वैसे ही याद रखो। अब इस होगा कैसे, मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा ना तो ये अपने आप याद हो जाएगा पूरा। ये कितने लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स अपने आप याद हो जाएगा। और ये याद हो जाएगा तो 11 भी याद हो जाएगा पूरा, लैंग्वेज एक जैसा है। समझिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सिचुएशन देखिए। नो कोर्ट shall proceed with the trial of any suit। देखिए जरा कहानी यहाँ एकता है कि कोर्ट में कोई एक सूट आया है और जज साहब को प्रोसीड करना है, उसको देखना है, उस पर नोटिस करनी है, बातें सुननी है, उस पर आर्गुमेंट सुनना है। लेकिन अपोजिट काउंसिल ने थोड़ा ऑब्जेक्शन कर दिया। पूछा अपोजिट काउंसिल जज साहब ने, क्या बात है भाई, बताइए वकील साहब क्या बात है। तो जज वकील साहब कहते हैं कि सर ये जो सूट है ना, इसमें इन विच द मैटर इन इशू, जो इस सूट में है, इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियल इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। सर आपके पास जो केसेज आए हैं ना, अभी जो केस आया है जो आप सुनने जा रहे हैं, इसमें मैटर जो डायरेक्टली एंड सबस्टेंशियल इशू है, ये पहले के फाइल किए हुए सूट में भी है, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, मतलब जो पेंडिंग सूट है, पहले से एक केस पेंडिंग है, डिसाइडेड इंस्टीट्यूटेड कहते हैं, इंस्टीट्यूटेड सूट का मतलब पेंडिंग सूट है, उसमें भी ये मैटर है। जैसा पूछा कि मेरे कोर्ट में है क्या, तो वकील साहब कहते हैं सर आपके कोर्ट में हो या किसी भी कोर्ट में हो भारत के, है लेकिन पेंडिंग। तब जज साहब ने कहा पार्टी अलग अलग होंगे, एक ही मामला है कि पार्टी अलग होंगे, नहीं बोला, नहीं वकील साहब बोलते नहीं, बिटवीन द सेम पार्टीज, पार्टी एक ही है, अलग अलग पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, और मैटर भी सेम है, डायरेक्टली और सबस्टेंशियली जो मैटर सेम है, पार्टी भी सेम है। या पार्टी सेम नहीं है और बिटवीन द पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigating any of the under the same title, पार्टी, एक बात तो यह है कि बिटवीन द सेम पार्टीज, और सेम पार्टीज भी नहीं है, अगर पार्टी अलग भी है, जैसे कि हो सकता है एक पार्टी कोई और हो, लेकिन वो पहले वाले पार्टी के ही टाइटल में क्लेम कर रही है, पहले वाली पार्टी के टाइटल में ही क्लेम कर रही है। कहते हैं ठीक है भाई ऐसी बात है, और वो जो सूट है ना, जो पहली वाली सूट है, अब ध्यान से सुनिएगा, वो जो पहली सूट जिसके बारे में वकील साहब बता रहे हैं कि पेंडिंग है, कहां पे पेंडिंग है, वो कह रहे हैं भाई आप ही के कोर्ट में पेंडिंग है, या नहीं तो अदर कोर्ट में पेंडिंग है भारत के, दैट वाज अदर कोर्ट में भारत के पेंडिंग है, और जहां पेंडिंग है वहां कोर्ट के पास पावर भी है रिलीफ ग्रांट करने का, दैट वाज, या नहीं तो ये किसी बाहर के कोर्ट में पेंडिंग है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया। लेकिन कौन सा कोर्ट है जो एस्टैब्लिश की है, कॉन्स्टिट्यूट की है, यही की भारत सरकार ने बनाया हुआ है,
यहां उनके पास भी जुरिस्डिक्शन है या फिर सुप्रीम कोर्ट में है। पेंडिंग कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये जो मैंने पिंक से मार्क किया है ना, ये वो बता रहा है कि कौन से कोर्ट पे पेंडिंग है। तो कहां पे पेंडिंग है? आप ही के कोर्ट पे पेंडिंग है या भारत के किसी और कोर्ट में पेंडिंग है जिनके पास रिलीफ ग्रांट करने पावर है, या फॉरेन में कोई कोर्ट है वहां पेंडिंग है जिसको भारत सरकार ने एस्टैब्लिश किया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, या फिर कहां पेंडिंग है? सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर ऐसा है तो अभी जो सूट आई है जज साहब के पास, जज साहब उसको क्या करेंगे? डिसमिस करेंगे? नहीं। उठा के फेंक देंगे? नहीं। जो सूट लेके आया वो पार्टी को डांट लगाएंगे, भाई तुम दोबारा से ऐसी केस लेके आ गए हो, डांट लगाएंगे? वो भी नहीं। वो बोलेंगे अभी हम तुम्हारे केस के ऊपर कोई डेट ही नहीं देंगे, हम अभी तुम्हारे ऊपर केस पे कोई डेट नहीं देंगे, तुम्हारा सूट को क्या करेंगे? हम पेंडिंग कर देंगे, स्टे कर देंगे। और जब वो पुराना सूट फाइनल हो जाएगा तब तक हम तुम्हारे केस को नहीं छुएंगे। वो फाइनल हो जाएगा तब मेरे पास आना, तब हम इस पे डेट देंगे, तब हम इसको आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। अब इसके लिए पहले एक दो और एग्जांपल बढ़िया समझो, फिर मैं पॉइंट्स को पढ़ाता हूं और इसको समझाता हूं। एक एक वर्ड समझ लेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। सुनिए, देखिए जरा नॉर्मली सीधा पॉइंट, व्हाट वी गॉट दैट। बहुत सारे इश्यूज होते हैं इसमें और इससे सिचुएशन समझिए। ए है, बी है, सही है, और दिस इज द प्रॉपर्टी, और ए के पास इस प्रॉपर्टी की पोजीशन है, और देयर इज द डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी ऑन द मैटर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ए और बी के ऊपर डिस्प्यूट है इस प्रॉपर्टी को लेकर के, सही है। बी चला गया कोर्ट में, अपनी प्लेंट फाइल किया कोर्ट में प्लेंट फाइल किया, और प्लेंट फाइल करने के बाद कोर्ट ने उसकी डेट दी, कोर्ट ने उसकी सुनवाई शुरू की। जज साहब बैठे हैं, जज साहब ने सुनवाई शुरू कर दी। केस चल रहा है, केस पेंडिंग है। केस है बी वर्सेज ए, केस चल रहा है। अब ए को पता नहीं क्या सूझा, वो कहता है कि भाई केस बी ने फाइल किया है ना, बी ही जीतेगा, क्योंकि इस जज साहब का देखा हुआ है वैसे ही लोग जीतते हैं जो सूट फाइल करता है, बी ही जीतेगा। एक कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी फाइल कर देता हूं। वो कहा कि एक और केस मैं फाइल कर देता हूं इस चीज को लेकर के। तो उसने क्या किया, अपनी क्लेम्स वगैरह तैयार की और अकॉर्डिंगली इसको भी कोर्ट में दे दिया। अब केस हुआ ए वर्सेज बी। अब इस केस की डेट आई, आपने फाइल की अगली डेट इसकी क्या थी? इस केस की लिस्टिंग थी। अब वकील जो है ना, जो अपोजिट काउंसिल थे, वो सीधे जज साहब को याद दिला दिए, जज साहब आपको बना रहे हैं ये, आपके पास सेम मुद्दे का केस पहले भी फाइल हुई है और ये केस आपके ही कोर्ट पे पेंडिंग है, सही है ना, आपके ही कोर्ट पे पेंडिंग है। और दोनों का ग्राउंड देखिए, दोनों का ग्राउंड भी सेम है। जो बातें यहां कह रहा है वही बातें यहां भी लिखी हुई है, सेम चीजें। मैटर क्या है, हो सकता है दोनों के फैक्ट्स डिफरेंट दिए हो दोनों का फैक्ट डिफरेंट है, हो सकता है, बट प्रॉपर्टी दोनों में वही है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वही है। वहां पर हो सकता है बी ने इसको अपने लहजे में कोर्ट में प्रेजेंट किया है, तो उसको अगर डिनाई करना है तो ये उसके रिटन स्टेटमेंट फाइल करता, लेकिन ए को जब जो नई कहानी भी कहनी है वो भी रिटन स्टेटमेंट पे कहता। लेकिन ये जो नई कहानी है वो किस में कह रहा है? एक दूसरे केस में कह रहा है। एक एडवोकेट कह भी रहे कि सर हमारे पे देखिए, आप स्टोरी पढ़ के देखिए बिल को कितना अलग है, और वो स्टोरी पढ़ के देखिए कितना अलग है, दोनों की स्टोरी भी डिफरेंट है। लेकिन जज साहब कहेंगे भाई मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली, मैटर क्या है इसमें? मैटर तो ये घर है, इस घर का पोजीशन है। तो अगर ये इस घर का पोजीशन मैटर है
तो तुम अपनी बात रिटन स्टेटमेंट में क्यों नहीं कहे? जो तुम एक सेपरेट सूट ले आए, तो सेक्शन 10 क्या कहता है जज को, कोर्ट को कहता है इसको डिसमिस मत करो, डिसमिस करोगे तो बेकार हो जाएगा, फिर इस सूट को ना दूसरे वाले सूट को क्या कर दो, स्टे कर दो, स्टे कर दो, और स्टे करो, और कौन सा सूट सुनो, पहले जो फाइल हुई है वो वाला सूट को सुनो, और उसका फैसला होने के बाद अब इसको सुनना। हो सकता है उसी के डिसीजन के बेसिस पे इसका डिसीजन हो जाए, दोनों केस साथ चलाने की जरूरत नहीं है। सही। अब आते हैं एक्ट के लैंग्वेज के ऊपर, एक्ट का लैंग्वेज क्या है। अब ठीक उसी तरह 9 आरसीआर और डिवोर्स का मैटर देख लो। 9 आरसीआर में हस्बैंड कह रहा है साथ रहना है, वाइफ कह रही है अलग रहना है, हमको डिवोर्स चाहिए। तो वाइफ ने जो डिवोर्स फाइल किया था, हस्बैंड इसके डब्ल्यूएस पे अपनी बात कह सकता था, और ये कह सकता था कि डिवोर्स पिटीशन डिसमिस कर दे। इसका मतलब ही हुआ कि कॉन्जुगल राइट एस्टैब्लिश करना। उसके पेयर में वो लिख सकता था कि इसने जो डिवोर्स पिटीशन फाइल किया उसको डिसमिस करके हमारे कॉन्जुगल राइट्स एस्टैब्लिश करेंगे। लेकिन क्या किया है, सेपरेट सूट फाइल करेंगे। तो इसका 9 आरसीआर को क्या करवाया जा सकता है, ये करवाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सेक्शन नंबर 10, ऑन द सेक्शन नंबर 10। और टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ और एक सिचुएशन और बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ। देखो दूसरी कहानी लो, सेकंड एग्जांपल लो। हस्बैंड है, वाइफ है, फैमिली में ही बता रहा हूँ, दोनों सेपरेटेड, दोनों क्या है, सेपरेटेड है। अब जब दोनों सेपरेटेड है तो हस्बैंड ने क्या किया, 9 आरसीआर फाइल किया कोर्ट में, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब वाइफ क्या करती है, सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल करती है, मेंटेनेंस फाइल करती है। नाउ आपको बताना है क्या वाइफ का मेंटेनेंस पिटीशन जो है सेक्शन 10 ऑफ स्टे ऑफ सूट से स्टे हो जाएगा या चल सकता है, दोनों चल सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? 9 आरसीआर भी फाइल्ड है और 125 भी फाइल्ड है। ये वाला क्या है, फर्स्ट है, और ये वाला क्या है, सेकंड है। बताइए, वाइफ अलग रह रही है, अलग रहने का रीजन टू अर्न है, उनका डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन तब तक मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाए। अभी साथ रहने हैं, 9 आरसीआर तो बताएंगे। सेकंड वाला केस जो भी होगा सेकंड वाले के साथ होगा, फर्स्ट वाला चलेगा, हमेशा ध्यान रखना है। फर्स्ट वाले पे स्टे नहीं लगेगा, स्टे अगर लगेगा तभी ना, तो किस लगेगा, सेकंड वाले पे लगेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों केसेस चलेंगी या एक चलेगी। पेन गिरा जमीन पर, इधर गिरा क्या? दूसरा देखना पड़ेगा, वो पेन नहीं चलता, इसमें चलता वही है, डिजिटल वाला चलता है। अभी हाथ से छूट के गिर गया कहीं और वो गया तो किधर चला गया।
वही ब्लैक कलर का था। उतना जाएगा। नहीं मिला है? दिख गया। हाँ, तो आपको क्या बताना है कि सेकंड वाला केस चलेगा या फिर सेकंड वाला केस स्टेट रहेगा? बोले जरा। स्टे रहेगा सेकंड वाला। क्या मैटर डायरेक्टली इन सबस्टेंशियल इशू सेम है या सेम नहीं है? मैटर डिफरेंट जरूर है, बट बेस एक्चुअली क्या ना, जो रीजन्स हैं वो कह रही है इसमें कि मेरा का रीजन है, ये सारे रीजन है। 9 आर्चर पिटीशन में इसने उसी बात को बताया है कि ये सेपरेट रहने का कोई रीजन नहीं हो सकता है। हमारे को 9 आर्चर कर ली तो देखो मेंटेनेंस किस ग्राउंड पे मिलता है? पहला, वाइफ अनेबल टू अर्न है। देखो मेंटेनेंस के केस अगर कहीं है और कोई एडवोकेट चाहता है उसको जीते, तो नेचुरल सी बात है, 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। वाइफ अनेबल टू अर्न है नंबर 1, और नंबर 2 जो है ना, ये है कि वो वाइफ की कोई एडल्ट्री नहीं है। एडल्ट्री मतलब किसी और से उनका अफेयर नहीं है। और नंबर 3 इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके अलग रहने का रीजन है। जो एक रीजन है वो एक जेन्युइन रीजन है उसके अलग रहने का। जैसे क्या हो सकता है? हो सकता है कि हस्बैंड जो है किसी और के साथ अफेयर हो, ये हो सकता है। हो सकता है हस्बैंड जो है बहुत क्रुएल्टी करता है, मारता पीटता है, ये सारी बातें कुछ भी ऐसे इनमें से पॉइंट्स हो, ठीक है ना। अब क्या होता है 9 आरसीआर में उसने इसी बातों को स्पेसिफाई किया है कि अगर कोई ऐसे एलिगेशंस भी है ना, तो ये सेपरेट रहने का रीजन नहीं है। और 125 में इसको क्या बोला है कि सेपरेट रहने का रीजन स्पेसिफाई किया है। सही है। तो 9 आरसीआर अगर ऑलरेडी हस्बैंड फाइल कर रहा है और वाइफ ने मेंटेनेंस सूट फाइल किया है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो सकता है कि मेंटेनेंस के सूट को जो है स्टे करवाया जा सके। हालांकि कोई जजमेंट नहीं है अभी, लेकिन हाँ इसके ऊपर एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है और कोर्ट के पास कोर्ट को रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं स्टे करे इसको, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। नो, बिकॉज दोनों में मामला सेम है। 9 आरसीआर के रिप्लाई में वो इस बात को कह सकती थी और 9 आरसीआर में ही वो मेंटेनेंस भी मांग सकती थी। नॉर्मली वो पिटीशन डिसमिस होता तो इसका मतलब सीधे हो जाता कि उसका सेपरेट रहने का अलग रीजन है। अगर हस्बैंड का 9 आरसीआर डिसमिस होता तो ये बात सीधा सामने आ जाता कि उसका सेपरेट रहने का रीजन है। सो द पॉइंट इज वेरी क्रिटिकल दैट अगर हम टेक्निकली देखें तो 9 आरसीआर और मेंटेनेंस केस साथ साथ नहीं चल सकती। कोर्ट जो है इंटरिम मेंटेनेंस दे करके मेंटेनेंस का जो केस है उसको स्टे कर देगी और 9 आरसीआर को पहले चलाएगी। 9 आरसीआर में अगर हस्बैंड के फेवर में आ गया 9 आरसीआर, तो बात ऑटोमेटिकली सही है कि वाइफ का अलग रहने का कोई रीजन नहीं है, मेंटेनेंस पिटीशन जो है वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगी। लेकिन 9 आरसीआर हस्बैंड का डिसमिस हो गया तो फिर 125 के मेंटेनेंस को वो देखेगी और उसके अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस अलाउ करेगी। सो दिस टू थिंग्स आर वेरी मच टेक्निकल। देखो एक्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि 2 चीजें 3 चीजें जब जो एक ही जैसी चीजें हैं उसके ऊपर कई सारे लिटिगेशंस ना चले। कोर्ट के पास भी टाइम लिमिटेड है और कई सारे केसेस एक एक दिन में लिस्टेड रहते हैं, तो वैसे सर्कमस्टेंस में इतनी सारी केसेस को लेकर के अगर हम चलते हैं तो देन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मैनेज दैट। नो, कई बार ऐसा होता है कि भाई प्रॉपर्टी का केस है, दोनों पार्टी में से एक पार्टी ने फाइल कर दिया,
फिर दूसरी पार्टी को दूसरे कोर्ट में फिर उसी केस को फाइल कर दी। कई बार ऐसा होता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट हियर। हाँ, अभी मैंने मेंटेनेंस का जो केस बोला था उसमें 125 सीआरपीसी का है, लेकिन वहां पे पूरा का पूरा स्पेसिफाइड है कि प्रोसीजर जो है वो सिविल का चलता है, प्रोसीजर सिविल का चलता है। इवन सीआरपीसी ने ही सिविल के प्रोसीजर को अडॉप्ट किया हुआ है, जहां प्रोसीजर की बात आती है वो सिविल के प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं। तो ये इशू हमारा यहाँ पे होता है। तो अब आते हैं एक बार फिर से बेयर एक्ट के लैंग्वेज के ऊपर आते हैं कि बेयर एक्ट क्या कहता है। लेट अस ट्राई टू हैव द पॉइंट वंस अगेन। आपको हमेशा रखना है, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। यहाँ देखिएगा, प्रोसीड विद द ट्रायल, नो कोर्ट का बिल्कुल मत करना, प्रोसीड मत करना ट्रायल। इसका मतलब क्या करना, डिसमिस कर देना या स्टे कर देना, स्टे कर देना। डिसमिस मत करना, उसको क्या कर देना, स्टे कर देना। मतलब जो नया सूट है उसको, उसकी सुनवाई ही मत करना, उसको स्टे कर देना। कौन से सूट को, तो सबसे पहली बात कहा कि इन विच, जो नया सूट है उसमें जो मैटर इन इश्यू है इज ऑल्सो डायरेक्टली इन सबस्टेंशियल इश्यू इन द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। जहां देखते बोलते इंस्टीट्यूटेड सूट बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो सूट अभी पेंडिंग है। सही, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट अब किसके बीच में, बिटवीन द सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टी। अब एक बात सोच के बताओ मेरे को, एक एग्जांपल मैं आपके साथ और ले रहा हूं, अब इसको थोड़ा समझिए, ध्यान समझिएगा। देखिए, सुनिए ध्यान से, देखिए ए है और बी है, इन दोनों को लेकर के बीच प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट है, केस चल रही है ए वर्सेज बी। थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि ये जो बी है ना, बी की डेथ हो गई, बी की डेथ हो गई। अब आ गया यहां पे दैट वाज मिस्टर सी, जो कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ बी का। अब बी कहता है कि नहीं साहब देखो ऐसा है ना, सूट तो बी का पर था, अब मैं इस प्रॉपर्टी के लिए फ्रेश सूट फाइल करूंगा। एक नया केस फाइल कर रहा है, बोला अपने अकॉर्डिंग लड़ूंगा, पिछले केस में वकील ने बड़ा केस खराब किया है, वकील भी अच्छा नहीं था, हमारी तरफ से तो सब खराब है, और हमें पता है कि उसमें हमारे खिलाफ डिसीजन जाएगा, और जज भी उनके सुनते रहते हैं। तो सोचा कि इसी प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए मैं फ्रेश सूट फाइल करूंगा। उसने एक सूट फाइल कर दिया, सी वर्सेज बी, सी वर्सेज सॉरी ए पे फाइल कर दिया, ए फाइल कर दिया। अब सुनिए, सूट की लिस्टिंग में पहले दिन ए के काउंसिल ने कहा कि सर सेम केस लिस्ट चल रही है, सेम मैटर पे, सेम प्रॉपर्टी पे, तो यही चीज है, मामला पूरा सेम है। सी भी बोला मानते हैं, सारी बातें मानता हूं, लेकिन उस केस में पार्टी मैं नहीं हूं, पार्टी मेरा फादर था, उसकी डेथ हो गई, सारा उल्टा पुल्टा करके गए हुए थे, मेरे को सब कुछ फिर से देखना पड़ रहा है उनका, मैं इस केस को भी फिर से देखूंगा, वो केस बिल्कुल उन्होंने खराब कर रखा है, मुझे फिर से देखना है, इसलिए मैंने इस केस को फाइल किया। अब आप बताइए, क्या कोर्ट इस सूट को स्टे करेगी कि इस सूट को देख सकती है? सी ने जो दिया है देखेगी, स्टे करेगी, स्टे करेगी, लेकिन वहां वर्ड लिखा है बिटवीन द सेम पार्टीज लिखा हुआ है, तो और उसमें एक बात और लिखी आगे, और बिटवीन द पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। सी किसके टाइटल पे क्लेम कर रहा है? बी के टाइटल पे क्लेम कर रहा है, तो वहां भी क्या हो जाएगा, स्टे ऑफ सूट लग जाएगा। सही है? तो अब देखिए बड़ा सिंपल है, नो कोर्ट शैल ट्राई टू प्रोसीड एनी सूट in which the matter directly and substantially in issue is directly and substantially in issue in former instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them came litigating under the same title, and such previous suit is pending in that court or any other court in India or in foreign court constituted by the central government or in the Supreme Court.
यही तो लैंग्वेज है सेक्शन 10 का। सही है, याद हुआ किसी को? बताइए, याद हुआ? नहीं? लैंग्वेज देखिए, नो कोर्ट शैल प्रोसीड, प्रोसीड नहीं करना है विद ट्रायल ऑफ एनी सूट। नो कोर्ट शैल प्रोसीड, प्रोसीड नहीं करना मतलब क्या करना है? स्टे कर देना है एनी सूट in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit। एक लाइन तो यहां हो गया। आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके रखें तो बड़ा आसानी से ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। मैं तीनों पार्ट को 3 अलग अलग कलर में स्पेसिफाई करता हूं। देखिए, फर्स्ट अगर मैं कहूं no court shall proceed with the trial of any suit in which the matter is also directly subject issue in the previously instituted suit। एक पार्टी हो गया, सही है। दूसरा बताया पार्टी, तो between the same parties under whom any of them claim litigating in the same title। तीसरी बात होगी। और चौथी बात जो यहां पे कहते हैं सच सूट इज पेंडिंग। अब सोच लो पेंडिंग कहां कहां हो, इसी कोर्ट में या भारत के किसी कोर्ट में या फॉरेन के कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। सच सूट इज पेंडिंग इन ए सेम और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हैव जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट रिलीफ क्लेम। सही है। और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and having jurisdiction before the Supreme Court, having the jurisdiction before the Supreme Court. The point is quite clear that says that, the point is that the no court shall try to proceed any suit in which the matter directly in substantial issue is directly in substantial issue in the previously instituted suit between the same parties under whom or any of them claim getting under the same title and such previous suit is pending in any court in India or in any court in any court that was in this court or any other court in India having jurisdiction to grant such relief or in any foreign court constituted by the central government or in the Supreme Court। So it's quite a very normal language which we have got that, very normal language। अब मैं आपको पहले एक बात ये भी बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो मैंने आपको इतनी सारी स्टोरी सुनाई अभी अलग अलग, सही है। बस यही स्टोरी आपके सामने आएगा क्वेश्चंस में, 10 लाइन में यही कहानी लिखी हुई है और आपको ये पूछा जाएगा कि भाई कोर्ट में जो ये नई केस आई है कोर्ट उसका क्या करेगी। दैट वन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जैसे एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। ये है एक कोई भी फिल्म का एक सॉन्ग है और जो कि काफी सुपरहिट हो रहा है और इसमें कहा गया है कि भाई ये म्यूजिक डायरेक्टर MD1 ने इसको कंपोज किया है इस गाने को और इसके नाम से ये गाना चल रहा है। एक दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर है जो ये कह रहा है, लेटेस्ट ही बता देता हूँ, ये एक हुआ भी है, एक केस भी ऐसा हुआ है। एक फिल्म आई अभी हाल फिलहाल में अजय देवगन की, क्या नाम है, अभी लेटेस्ट आई है, क्या शैतान के बाद आई है, बिल्कुल नहीं है, मैदान आई है। हाँ, एक मैदान करके एक फिल्म आई है। इसकी जो स्टोरी है ना, इसके ऊपर साउथ से कोई क्लेम कर रहे हैं ये मेरी स्टोरी है, मैंने प्रोड्यूसर्स को दिए थे, प्रोड्यूसर ने पास ऑन करके यहाँ चला गया और इसके ऊपर फिल्म बन गई और मुझे पता भी नहीं चला। ये स्टोरी कंप्लीटली मेरी है और उसने तमिलनाडु की तरफ वहीं पे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे केस फाइल कर दिया इस पे, इस परजरी का।
जो सूट है वो फाइल कर दिया कि मेरी कॉपीराइट है और मेरी कॉपीराइट की इन्फ्रिंजमेंट है, इसके ऊपर मूवी बन गई। इमीडिएटली उसके ऊपर स्टे लगाया गया। अब क्या होता है, फाइल होगी। अब मान लो कि इसका जो मेन जो स्टोरी राइटर है इस फिल्म का, मान लो मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स बॉम्बे की कोर्ट में एक सूट फाइल कर दिया और कह रहा है कि मेरी स्टोरी है, लेकिन एक पर्सन जो डिक्लेयर कर रहे हैं, जो कि क्लेम करे कि स्टोरी उनकी है, तो कोर्ट मेरे फेवर में डिक्लेरेटरी डिक्री दे कि स्टोरी जो है मैंने ही लिखी है। सही है। बॉम्बे के कोर्ट में केस गया, क्या वो कोर्ट उस केस को प्रोसीड करेगी जबकि पहले से ये केस फाइल्ड है? तो आपको पहले पढ़ के समझ में आ जाएगा ये तो सेक्शन 10 के ऊपर है। ध्यान रखना, अगर तमिलनाडु वाला केस डिसाइडेड हो गया होता तब 10 नहीं लगता, लेकिन वो केस अभी पेंडिंग है तब 10 लगेगा। सही है ना, तभी 10 लगेगा, डिसाइडेड है तब नहीं लगेगा। तो आपको इतना समझ में आ गया कि केस क्या है, सेक्शन से रिलेटेड है। कौन से सेक्शन से रिलेटेड है? सेक्शन 10 से रिलेटेड है। अब मान लो कि ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आंसर करना। आपने बिल्कुल ट्रैक कर लिया कि भाई ये सेक्शन 10 सीपीसी का है, तो बड़े आराम से आपको आंसर कैसे करने हैं। आपको पहले जो है, जब मान लो मेंस का आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो नॉर्मली आपको पहले फैक्ट्स लिख देनी है थोड़ी सी उस केस की। उनका क्वेश्चन 10 लाइन में होगा, आप 2 लाइन में फैक्ट्स से एक्सप्लेन करके बता दो कि भाई हमें आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। जो आप 10 लाइन में जो बातें कहे मैंने 2 लाइन में बोल दिया इस बात को। ठीक है, आप उसको कंसाइज करके 2 लाइन में लिखो, दैट इज अ फैक्ट। फैक्ट्स के बाद आप रेफरेंस दो कि द प्रेजेंट केस स्टडी इज रिलेटेड विद सेक्शन 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सही है। फिर आप उसकी एनालिसिस दो। एनालिसिस में अब आपको अथॉरिटी लिखनी है। आप सेक्शन 10 को आप एक्सप्लेन करो कि सेक्शन 10 क्या है। अगर आपको बेरेक्ट का लैंग्वेज नहीं याद है तो आप अपने लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करो। अगर आपको बेरेक्ट के लैंग्वेज याद है तो प्रेफर करो कि हम बेरेक्ट के लैंग्वेज को लिखें, क्योंकि तब कॉपी चेक करने वाले भी कहेगा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, इसको बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। कंप्लीट बेरेक्ट के लैंग्वेज जैसे हूबहू लिखा हुआ है बिल्कुल लिख दो। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो आने ही आने होते हैं, मैं उसी को बोलूंगा बेरेक्ट के लैंग्वेज में याद करो, आने ही आने होते हैं। जैसे सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 है। ये सब बड़े कुछ लिमिटेड सेक्शन है जो जिसका जरूरत पड़ती है हमको। आपने बेरेक्ट के लैंग्वेज की क्या कर दी, एनालिसिस लिख दिया। ठीक है ना। उसके बाद अब उसकी आप कंक्लूजन लिखो। आपका क्या कंक्लूजन है कि सूट चलेगा या सूट नहीं चलेगा। कंक्लूजन में लिख दो कि नहीं सब सेम मैटर्स है, दैट्स व्हाई ऑफ कोर्स द फर्स्ट सेकंड सूट शैल बी द पेंडिंग अंटिल द फर्स्ट सूट इज डिसाइडेड। आपने इतना कंक्लूजन लिख करके छोड़ दिया। ठीक है। हो सकता है कि आपका कंक्लूजन गलत है, उसके ऊपर कोई जजमेंट्स भी होगी, हो सकता है, लेकिन आपका मार्क्स नहीं कटेगा क्योंकि आपका ही आंसर की भी अथॉरिटी है। देखो कंक्लूजन एक नहीं होता, कंक्लूजन 2 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस कंक्लूजन के बेस के ऊपर कितना स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी को सामने दिए हो सकता है जो आंसर नेगेटिव लिखा है उसका भी सही हो सकता है। डिपेंड करता है उसकी अथॉरिटी क्या है। उसने कोई केस की जजमेंट लगा दी हो, आपने सेक्शन मार्क्स आपको भी मिलेंगे, मार्क्स उसको भी मिलेंगे, दोनों को मार्क्स मिलेंगे। सो दैट्स द पॉइंट। आप देखते हो ना कई केसेज होती हैं हाई कोर्ट में भी, जो वकील केस को आर्गुमेंट करके जीतते हैं वो सही होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रिवर्स कर देती है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हाई कोर्ट में वो जो जीतने वाला वकील था उसको कुछ नहीं आता था, वो गलत केस लड़ गया। इट्स नॉट लाइक दैट, यू नो। यकीनन रिमार्क्स दोनों में है, इसमें भी है, और उसमें डिपेंड करता है कि आपके आंसर्स की अथॉरिटी कितनी स्ट्रांग है। अगर आपकी अथॉरिटी स्ट्रांग है देन यू विल गेट द मार्क्स कंप्लीटली। सही है। तो आप अपने आंसर को जब भी ऐसे, खासकर आप ध्यान रखोगे दिल्ली जुडिशरी है, दिल्ली जुडिशरी में ना केस स्टडीज बड़ी रहती हैं। ऐसे केस स्टडीज जो है कहानियां वाली कहानी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सब बहुत भरा रहता है क्वेश्चन, और चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो। प्रीलिम्स में भी केस स्टडी देके ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो और अगर मेंस का ऐसे आंसर करना है देन आप ऐसे जजमेंट्स केस स्टडी का आंसर इन 4 पार्ट में डिवाइड करके चलो। भले हेडिंग ना दो, फैक्ट रेफरेंस एनालिसिस दिमाग में भी रखो उस तरह से कि हाँ हमको पहले फैक्ट्स लिखना है, फिर हमको रेफरेंस लिखना है, फिर हमको उसके एनालिसिस लिखनी है, फिर हमको उसका कंक्लूजन लिखना है। यू विल गेटिंग ऑफ कोर्स द बेटर आंसर ऑन दैट, कॉन्सिक्वेंटली द बेटर मार्क्स विल बी कमिंग दैट, सो दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर। तो सेक्शन 10 क्या था,
no court shall try to proceed with any suit in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially issued in the former instituted suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, and such previous suit is pending before that court or any same court or any other court in India having the jurisdiction to grant the relief, or in any foreign court constituted by the central government or in the Supreme Court. सही है? This one very simple. और इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टे ऑफ सूट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेस सब जुडाइस भी कहते हैं इसको. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन व्हाट? रेस सब जुडाइस. सो दिस वन द पॉइंट हियर. सही है. सो इट ए वेरी इजी गोइंग कॉन्सेप्ट. याद करना तो इतना आसान है कि आप जाने के बाद अभी नहीं याद हुआ होगा, बेशक एक दो बार अगर मन से रीड कर लोगे ना, पर इसको रीड कर लोगे ना, वो याद हो जाएगा फिर. तो अगली क्लास में सुनते हैं फिर रेस सब्जुडाइज को, और हम रेस जुडिकेटा को अगली क्लास में करते हैं विथ नोट्स एवरीथिंग इम्पोर्टेंट. आज ही रखते हैं.